नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो हमारा गोल ये है कि आपके लिए जो भी न्यूज़ जो आपके इनकम को, आपके एक्सपेंस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को या आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को आगे अफेक्ट करती है, हम वो सारा यहाँ पे डिस्कस कर लें और समझ लें कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो इससे आप एनालाइज करना भी सीखेंगे, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप न्यूज़पेपर उठाएँ और आधे घंटे में आप सब कुछ समझ जाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी वीडियोज़ अपने फीड में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको और रिकमेंड हो। तो ओवरव्यू ले लेते हैं, सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया किस तरीके से रिकॉर्ड स्तर पे पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट कर रहा है और ये डेटा आया है Q3 CY 24 में। तो यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जॉब क्रिएशन भी आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है हार्डवेयर सेक्टर में, अगर एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पे होंगे तो। इसके बाद लिक्विडिटी स्लाइड हो गई है टू इनटू डेफिसिट आफ्टर 2 मंथ्स। ये बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें इसमें समझने लायक है। ज़ोमैटो के सीईओ ने 3.5 करोड़ सैलरी जो है फ़ोरगो कर दी है, छोड़ दी है टिल FY 26 एंड वोडाफ़ोन के शेयर्स कल 8% ऊपर क्यों थे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल चीज़ें ना हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि दुनिया बिल्कुल ग्लोबलाइज़्ड है। वैसे ही जैसे ये न्यूज़ आप देखिए ट्रम्प ने वाव किया है मतलब प्रॉमिस किया है नए टैरिफ्स मतलब टैक्स जिससे पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड को खतरा है। तो ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये भी हम जानेंगे कि क्या करना चाहते हैं ये और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि एडिटोरियल आर्टिकल इंटरेस्टिंग है और इसका टाइटल है चार्जिंग द ईवी रेवोल्यूशन। अब आ जाते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स इंडिया ऐसी चीज़ है जिस पे इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। हम चाहते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करें। तो इंडिया ने शिप किया है 4.5 मिलियन पीसीज़ मतलब करीब-करीब 45 लाख 45 लाख पर्सनल कंप्यूटर्स Q3 CY 24 में एज़ पर आईडीसी। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स मतलब जो इंक्लूड करता है डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्कस्टेशन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। मैं 2 चीज़ें यूजुअली हमेशा बोलता हूँ, या तो होता है एक एफवाई और एक ये है सीवाई। तो एफवाई होता है फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है अप्रैल से, ठीक है? और ये चलता है मार्च तक। कैलेंडर ईयर क्या चलता है जनवरी से दिसंबर। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर की बात हो रही है तीसरे क्वार्टर की, तो तीसरा क्वार्टर तो अभी चल ही रहा है। देखिए जनवरी से मैं कहूँगा मार्च हो गया, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई से सितंबर का ये डेटा है, राइट? क्योंकि Q3 फाइनेंशियल ईयर में तो अभी चल ही रहा है, अक्टूबर में शुरू हुआ है। तो ये जो है ये Q3 है हमारे कैलेंडर ईयर का, आप ध्यान रखना है इस बात का। एंड यहाँ पे हमारा अगर आप डेटा देखेंगे तो ये मार्जिनल 0.1% यहाँ पे इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q2 में 7.1% की ग्रोथ थी शिपमेंट में एट 3.39 मिलियन यूनिट्स। Q3 में अगर आप देखेंगे तो नोटबुक और वर्क सेशन कैटेगरीज में 2.8%, 2.4% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन हो रहा है ये। ऐसा नहीं कि आप फ़रवरी को जनवरी से नहीं कंपेयर कर रहे हो, फ़रवरी को पिछले साल के फ़रवरी से आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे। इस तरीके को हम बोलते हैं ईयर ऑन ईयर, YOY। तो ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स की वजह से डिमांड बहुत अच्छा रहा। अगर आप देखेंगे प्रीमियम नोटबुक्स का स्पेसिफिकली जहाँ 7.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है। ये रिपोर्ट आई है आईडीसी के द्वारा, इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, आईडीसी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि लेनोवो जो था यहाँ पे एचपी अगर आप देखेंगे इन्होंने मार्केट लीड किया है, 29% शेयर रहा है इनका, जिन्होंने चार्ट्स कमर्शियल और कंज्यूमर सेगमेंट दोनों में टॉप किया है। 34.3 और 24.8% का इनका शेयर रहा। लेनोवो सेकंड नंबर पे है लेकिन काफ़ी दूर है, 17.3% यहाँ पे दूर है। तो लेनोवो और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेल और एसर जो है तीसरे नंबर पर आते हैं 14.6 और 9.7% के शेयर पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ई-टेल सेल्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं, जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, जो सितंबर तक चलते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉरी सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और अक्टूबर के सेकंड वीक तक ये चलते हैं। तो पूरा 1 महीना अगर आप देखेंगे या डेढ़ महीना जो ई-टेल सेल्स है हमारे बढ़िया चलते हैं, जिसकी वजह से पीसी शिपमेंट्स काफ़ी बढ़े हैं। एंड काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्वार्टर है ना, काफ़ी डिस्काउंट्स भी रहते हैं इस टाइम पे। अभी ब्लैक फ्राइडे भी आ रहा है डिस्काउंट एंड काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अभी आपको मिल जाते हैं। तो ये न्यूज़ एक्चुअली अफ़ेक्ट करती है। एक तो आगे इंडिया में अगर बढ़िया एक्सपोर्ट होता है हार्डवेयर में तो आईटी जॉब्स जो हैं, जो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर जॉब्स हैं, वो बेसिकली अब हमारे पास हार्डवेयर जॉब्स ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी ज़्यादा
क्रिएट होंगी जो हमारे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अगर आप देखेंगे। तो और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के अलावा आप ये देखिए कि जो कंपनीज़ है ना हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस टाइम पे, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, ठीक है? ये काफ़ी बढ़िया करेंगी। एंड इनके शेयर प्राइस में आपको अभी असर दिख रहा है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ मुझे बताइए जो लिस्टेड हैं एंड वो आईटी एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती हैं। प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आरबीआई में कंडक्ट मोर वीआरआर्स, लिक्विडिटी स्लाइड्स इनटू डेफिसिट आफ्टर 2 मंथ्स। यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा-सा टेक्निकल है लेकिन लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीआई कंडक्ट कर सकता है मोर वीआरआरस, लिक्विडिटी स्लाइड हो गई है इनटू डेफिसिट आफ्टर 2 मंथ्स। सबसे पहले लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम स्लिप हो गई है इनटू डेफिसिट ऑन मंडे 2 महीने के बाद। 2 रीज़न है इसके, एक तो आउटफ्लो लिक्विडिटी होता क्या है सबसे पहले? मैं बोलूँगा भाई मुझे ज़रा ₹5000 चाहिए। और आपके पास पैसे तो हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे ये कहो कि मेरे पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या हुआ कि पैसे एफडी में हैं, शेयर्स में लगे हुए हैं, कुछ पैसे से मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो लिक्विड नहीं है मेरे पास पैसे अभी। मतलब लिक्विडिटी का मतलब आप किसी चीज़ को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक लैंड की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी या आपके पास अगर गोल्ड है, तो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, आप ये सोचिए। लैंड क्या आप आज कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, लेकिन गोल्ड कर सकते हो तो गोल्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो वैसे ही लिक्विडिटी का मतलब कैश जो इन हैंड आपके पास है। तो लिक्विडिटी जो बैंकिंग सिस्टम में है ना, वो डेफिसिट में चली गई है इस टाइम पे। सबसे पहला एक रीज़न बताया जा रहा है कि पैसा जो है वो जीएसटी पेमेंट्स के चक्कर में काफ़ी सारा बाहर चला गया, आउटफ्लो में चला गया। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है सेड द आरबीआई का जो एक्टिव इंटरवेंशन है फॉरेक्स मार्केट में, फॉलिंग रूपी को बचाने के लिए इसकी वजह से भी लिक्विडिटी कंडीशंस जो हैं वो थोड़े से टाइट हो गए हैं। क्योंकि मैंने कल ही डिस्कस किया है और परसों भी कि आरबीआई इंटरवेंशन करता है ताकि वो रुपये को सपोर्ट कर पाए डॉलर के अगेंस्ट जब रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा हो डॉलर के अगेंस्ट। तो मंडे को अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी था 6,956 करोड़ कंपेयर्ड विद अ सरप्लस डेफिसिट था ये, ठीक है? ये नेगेटिव बैलेंस है हमारा, डेफिसिट है, जबकि फ्राइडे को सरप्लस था 28,203 करोड़ का अकॉर्डिंग टू मनी मार्केट ऑपरेशंस डेटा। मनी मार्केट ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंक वगैरह से रिलेटेड लोग हैं मैं बताऊँगा ये आपने 11th-12th में भी मुझे लगता है कॉमर्स में पढ़ा होगा। ग्रेजुएशन भी अगर आपने कॉमर्स से किया है, एमबीए किया है, आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स अगर आप देखेंगे तो सरप्लस रही है लिक्विडिटी की कितने 1.5 से 2 लाख करोड़ की सरप्लस रही है। लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे कि हमें अच्छा खासा डेफिसिट देखने को मिल रहा है फॉर इस टाइम पे। एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स कह रहे हैं कि 1.6 से 1.8 लाख करोड़ जो है बैंकिंग सिस्टम से चला गया जीएसटी पेमेंट्स में, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि बैंक्स का लिक्विडिटी चला गया कहाँ? डेफिसिट में। तो ये एक इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे आप चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है? इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी है इसका यूजेस कहाँ होते हैं और क्या-क्या चीज़ें लिक्विडिटी को अफ़ेक्ट करती हैं। जैसे अगर आरबीआई ट्रेड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल मनी मार्केट ये सॉरी फॉरेक्स मार्केट में, वहाँ लिक्विडिटी काफ़ी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, यूज़ हो जाती है। बैंक जो पेमेंट करती हैं टेम्परेरी अपनी जीएसटी से दूसरी जो पेमेंट्स हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी का यूज़ अच्छा है। तो एक कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? जीएसटी आउटफ्लो का है, जीसेक्स पेमेंट का है, सिक्योरिटीज़ जो ऑक्शन हुए थे फ्राइडे को एंड एंड सेलिंग फ्रॉम आरबीआई अब्सॉर्ब द सरप्लस लिक्विडिटी। यहाँ पे एक और टर्म हमने यूज़ किया जो मैंने कहा कि हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मुझे लगता है बता देना चाहिए। मनी मार्केट ऑपरेशंस। मनी मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है ना, बैंक्स क्या करती हैं पता है? बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जितनी भी है, ये ना शॉर्ट टर्म बिल्कुल बोरोइंग करती हैं एक-दूसरे से। ठीक है, जैसे ओवरनाइट हो गया या मतलब बहुत ही इनका लेस देन अ ईयर रहता है बेसिकली। जो लेस देन अ ईयर के लिए जो भी सिक्योरिटीज़ ये बाय करती हैं, सेल करती हैं ना लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। जैसे एक बैंक है उसको यार 5,000 करोड़ कम पड़ रहे हैं, तो उनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि मेंटेन करना है। आईसीआईसीआई के पास कम पड़ रहे हैं 5,000 करोड़, उसने देखा है एचडीएफसी के पास है या किसी और के पास है, तो क्या कर सकते हैं एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लेंडिंग ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका रेट अलग से चल रहा होता है, जो शॉर्ट टर्म रेट होता है यहाँ पे एंड ये इनको लिक्विडिटी मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करता है। बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है जिसके बेसिस पे ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। एक-दूसरे से पैसा इधर-उधर करते रहते हैं ताकि मैनेज कर पाएँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। तो यहाँ पे पैसा जीएसटी आउटफ्लो में गया, कुछ सिक्योरिटीज़ थे जो ऑक्शन हुए फ्राइडे को वहाँ पर गया। आरबीआई की वज़ह से जो आरबीआई ने जो रुपये को सपोर्ट किया उसकी वज़ह से हुआ।
ठीक है? तो ये सारे रीज़न्स रहे हैं। अगर नीड फॉर फंड्स की बात करें, जो रिक्वायरमेंट्स है फंड की, वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो चल रहा है 6.7% टू 8% फॉर द लास्ट 2 डेज़ अफेक्टिंग द ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। इसका नाम है माइबर। अब कई लोगों ने लाइबर रेट पढ़ा होगा। लंदन इंटरनेशनल आई थिंक ये भी ऐसे ही होता है, लंदन इंटरनेशनल बैंकिंग ऑफर्ड रेट टाइप से। अब देखिए माइबर क्या होता है ना, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो इंडिया के मनी मार्केट में यूज होता है। मनी मार्केट मैंने बताया क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली मनी जो बैंक्स एक दूसरे से ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, और 1 साल से कम का जो लोन होता है, ठीक है, ऐसा समझिए जो बैंक एक दूसरे को देते हैं। बोरोइंग है ये, शॉर्ट टर्म बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये वो रेट है जिस पे बैंक एक दूसरे से लेंडिंग करते हैं, एक दूसरे को एक बैंक दूसरे को देता है। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, सॉरी लाइबर आई थिंक मैंने तब गलत बताया। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, वैसे ही मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है माइबो इंडिया में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके डेली बेंचमार्क रेट सेट होते हैं, तो आज आप एचडीएफसी बैंक को आपको 10,000 करोड़ कम पड़ रहा है, आपने आईसीआईसीआई से ले लिया लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, तो इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा 6.7 टू 6.8% का ये रहेगा अभी, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि यहाँ पे बात हो रही थी कि जो नीड फॉर फंड्स आए, क्योंकि फंड्स तो डेफिसिट में चले गए हैं। तो जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है, जो चला ये कॉल रेट है 6.7 टू 6.8% हो गया है लास्ट 2 दिन में, जिसकी वजह से हमारा जो माइबर बेंचमार्क है फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये अफेक्ट हो रहा है। एंड जो ट्राई पार्टी रेपो रेट है, वो आ गया है नियर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ट्यूसडे को कॉल रेट एक्सटेंड हुआ है एट 6.65%। तो इतनी पेमेंट्स हो रही हैं बड़ी-बड़ी, इतना बड़ा डेफिसिट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ये रेट्स हैं, जो माइबर रेट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ-कुछ टर्म्स हमने पढ़े हैं, जो हम यूजुअली नहीं देखते हैं एंड क ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि सबको पता हो, लेकिन हाँ, अगर पता हो, तो सही रहता है। अब जैसे ट्राई पार्टी रेपो रेट है, ठीक है? ट्राई पार्टी रेपो रेट क्या होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राई पार्टी एजेंट होता है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांज़ैक्शन, जो कोलैटरल वगैरह मैनेज करता है। तो ये एक रेपो ट्रांज़ैक्शन है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। बोरोवर क्या करता है, सिक्योरिटी बेच देता है लेंडर को, जिसमें वो कहता है कि मैं आपसे रीपर्चेज़ कर लूँगा इस दाम पर फ्यूचर डेट में। तो ट्राई पार्टी एजेंट यहाँ पे इंश्योर करता है कि भैया हाँ, प्रॉपर कोलैटरल यहाँ पे रखा गया है, कस्टडी हुई है और सेटलमेंट भी हुआ है। तो काउंटर पार्टीज़ जो होती हैं, ये डिसाइड करती हैं ट्राई पार्टी रेट्स एक-दूसरे से। तो इंडिया में ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम होता है, इसमें नहीं है, मैं बता दूँ आर्टिकल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इंडिया में ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम होता है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पब्लिश किए जाते हैं बाय ट्रेप्स, इसको ट्रेप्स भी बोलते हैं, ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम सॉरी TREPS करके। तो मैंने आई थिंक आर्टिकल से काफ़ी ज़्यादा बता दिया है, जो इतना ज़्यादा बताने की मुझे लगता है शायद ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो तो आरबीआई चाहता था कि हम जो रेट्स हैं प्रिवेंट करें इससे कि और ऊपर ना चला जाए, क्योंकि भई इतनी ज़्यादा बोरिंग होगी तो रेट तो बढ़ेगा, तो आरबीआई ने करीब 75,000 करोड़ 3 वेरिएबल रेपो रेट के ऑक्शन के तहत इन्फ्यूज़ किया सिस्टम में, और बैंक्स ने ओवर सब्सक्राइब किया है सारे वीआरआर ऑक्शन में, क्योंकि सारे बैंक को जो है शॉर्टेज थी पैसों की। तो आरबीआई देखिए इस तरीके से देखता है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी की कमी है, तो ये ऑक्शन करता है, और ये ऑक्शन क्या था हमारा? वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, और बैंक्स इसे सब्सक्राइब करते हैं और इसके बाद लिक्विडिटी को वो मैनेज करते हैं। तो अर्लियर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा हमारा सरप्लस चल रहा था, बट हमें काफ़ी इस बार पेमेंट्स की वजह से लिक्विडिटी को मैनेज करना पड़ा है, लिक्विडिटी बैंक्स के पास डेफिसिट में आ चुका है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ज़ोमैटो सीईओ ने फ़ॉरगो किया है 3.5 करोड़ सैलरी टिल एफवाई 26। दीपिंदर गोयल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ है फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो के, एंड इन्होंने वॉलंटरली एक्सटेंड किया है वेवर अपने एनुअल रिम्यूनरेशन का, रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी का। 3.5 करोड़ की जो सैलरी है इन्होंने वेव किया है बाय 2 इयर्स 2025-26 तक। कंपनी के जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, उसके तहत ये सबको पता चला है। तो ये अभी अपने जो रोल्स हैं ये प्रॉपर निभाएँगे, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी।
इन्हें वेरिएबल पे तो मिलेगा ही एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड एंड ये करंटली होल्ड करते हैं 4.18% स्टेक जिसकी वैल्यू करीब-करीब 10,000 करोड़ है। तो अभी मैं बता दूँ कि ज़ोमैटो ने कहा कि हम ना पैसा रेज़ करेंगे मार्केट से और इसके बाद इसका शेयर प्राइस भी नीचे चला गया। इन्होंने कहा कि हम 8,500 करोड़ जो है क्यूआईपी से रेज़ करेंगे, ठीक है? क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एंड ज़ोमैटो को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्यों मतलब क्यूआईपी से इश्यू कर रहा है? क्योंकि देखिए हमेशा वो वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचता है, ज़ोमैटो जैसी जो कंपनीज़ होती हैं, जो टेक कंपनीज़ होती हैं। तो यहाँ पे इनको ये कहना है कि हम इक्विटी को थोड़ा और डाइल्यूट करेंगे, 8,500 करोड़ उठाएँगे क्योंकि हमें अभी लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है ना, वो तुरंत नहीं आएगा। लोन ये लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये कैश बर्न करना चाहते हैं। तो इस वक़्त ये ब्लिंकिट और टेक कैपेबिलिटीज़ दोनों पे खर्चा करना चाहते हैं। 8,500 करोड़ में से 2,137 करोड़ तो चला जाएगा ऑपरेशंस और सेटिंग अप पे ऑफ डार्क स्टोर्स एंड वेयरहाउसेस। ब्लिंकिट के लिए डार्क स्टोर्स चाहिए। 2,500 करोड़ के करीब चला जाएगा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स में, राइट? और दूसरे 1770 करोड़ जो है चले जाएँगे वो टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ पे एंड बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखा होगा। तो ये इनका ओवरऑल एलोकेशन होगा 8,500 करोड़ का। Shares of Vodafone Idea surged nearly 8% on Tuesday amid reports that cabinet has waived requirements to submit bank guarantees. बैंक गारंटी से रिलेटेड जब न्यूज़ आई, तो सारे टेलीकॉम शेयर्स जो है काफ़ी ऊपर चले गए, लेकिन वोडाफोन आइडिया एक टाइम पे करीब 20% ऊपर था ये, लेकिन सेटल हुआ काफ़ी नीचे। स्टॉक जंप कर गया था 7.88%, करीब ₹7.5 के आसपास से क्लोज़ हुआ है। बीच में 18.5% भी चला गया था ऊपर 8.28 तक। भारतीय एयरटेल भी जो है थोड़ा-सा डाउन रहा है, तो गवर्नमेंट जो है रिलीफ लेकर आई है। बेसिकली क्या है टेलीकॉम कंपनीज़ ना, इनके ऊपर बहुत ही बड़ा उधार होता है, आप हमेशा देखोगे। वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2 लाख करोड़ का उधार है, ठीक है? और इस कंपनी की वैल्यू अभी मार्केट कैप ही 40,000 करोड़ है, आप सोचो। तो इतना ज़्यादा तो उधार रहता है, एयरटेल और बाकी सब पे भी उधार ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी खर्चा है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा आता है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डेट रिडन वोडाफोन आइडिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे टाइमलाइन क्रॉस कर चुका है टू सबमिट फॉर 24,746 करोड़ बैंक गारंटी फॉर स्पेक्ट्रम पेमेंट्स कमिंग अप बिटवीन अक्टूबर 25 एंड सितंबर 26। तो इनको ना बैंक गारंटी देनी होती थी और वोडाफोन जैसी कंपनी जो ऑलरेडी इतना डेट में है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल था बैंक गारंटी वगैरह देना। तो इन्हें काफ़ी राहत मिलेगी, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आगे देखना होगा गवर्नमेंट हो सकता है आगे और स्ट्रिक्ट रूल्स ले आए इसको बैंक गारंटीज़ के को रिप्लेस करके। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि बिल्कुल लीनिएंट ही हो जाएँगे बैंक्स। आते हैं कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। शाओमी चाइनीज़ कंपनी है, हम हमेशा फ़ोन वगैरह भी देखते आए हैं, इनके इंडिया में काफ़ी चलते हैं। इन्होंने एक मोबाइल चिप बनाया है ताकि फॉरेन कंपनीज़ पे इन्हें रिलाय ना करना पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया है मोबाइल प्रोसेसर अपकमिंग स्मार्टफ़ोन्स के लिए ताकि ये फॉरेन सप्लायर्स जैसे क्वालकॉम और मीडियाटेक पे रिलाय ना करें और इससे ये और ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे एंड स्टैंड आउट करेंगे एंड्रॉयड मार्केट में जहाँ पे क्वालकॉम के कस्टमर्स ज़्यादा हैं। शाओमी ने इसके साथ-साथ ही अगर आप देखेंगे तो SU7 नाम की ईवी भी बनाई है। जो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, पोर्श टाइकन से भी जो ज़्यादा तेज़ है और सिर्फ़ टोयोटा कैमरी के प्राइस पे मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। शाओमी के शेयर प्राइस चाइना में डबल हो चुके हैं इस कार के लॉन्च होने के बाद। तो शाओमी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन कर रही है। अगर आप देखेंगे एक फ़ोन बनाने से लेके स्मार्टफ़ोन बनाया, पावर बैंक बनाए, चार्जर्स बनाए, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बनाई, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना दी और अब चिप्स भी बना रहे हैं ये। तो पूरी दुनिया में रेस चल रही है कि कौन कंडक्टर चिप्स बनाएगा, कौन सबसे पहले इस एडवांस करेगा इस टेक्नोलॉजी में। इंटेल गेट्स 7.9 बिलियन ग्रांट फॉर फैब एक्सपेंशन इन 4 यूएस स्टेट्स। इंटेल की हालत खराब है। देखिए जहाँ पर चिप मेकिंग कंपनीज़ इतना आगे निकल गई, इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल विपरीत चल रही है, उल्टा चल रही है पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से अगर आप देखेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो इन्हें ग्रांट मिला है 7.9 बिलियन डॉलर्स का भाई इन फेडरल ग्रांट्स। ये लार्जेस्ट डायरेक्ट सब्सिडी है प्रोग्राम की टू बूस्ट डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीमेंट था स्ट्रगलिंग चिप मेकर के लिए जो पहले से तो छोटा ही है जो पहले प्रपोज़ किया गया था, लेकिन कंपनी जो है एटलीस्ट क्वालीफाई करेगी $1 बिलियन के लिए इसी साल। सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल का ये कहना है और इनको एरिज़ोना, ऑरेगन एंड न्यू मेक्सिको में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसा मिलेगा। तो अब देखिए यूएस कितनी सब्सिडी दे रहा है अपनी कंपनीज़ को जो सेमीकंडक्टर फैब्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में, इन चीज़ों में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। श्रीलंका किक्स ऑफ 12.6 बिलियन डिस्ट्रेस डेट स्वैप। श्रीलंका किक ऑफ कर रहा है एन एक्सचेंज जहां पे स्वैप करेगा $12.5 बिलियन के इसके बॉन्ड्स फॉर लॉन्गर डेटेड बॉन्ड्स एज इट सीक्स टू कंप्लीट इट्स डॉलर डिनोमिनेटेड डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो जो इन्वेस्टर्स है कंट्री के बॉन्ड में वो टेंडर कर सकते हैं अपने होल्डिंग्स को नए बॉन्ड्स के लिए जहां पे हेयर कट होगा रेंजिंग बिटवीन 12 सेंट्स एंड 13 सेंट्स ऑन डॉलर।
तो यहाँ पे श्रीलंका की हालत कई दिनों से अगर आप देखोगे सालों से खराब रही है। डेट का जो प्रॉब्लम है ना उधार का, इसके चक्कर में कंट्री ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, पेमेंट ही मिस कर दी अपनी 2022 में एंड अब ये वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं अपना रेपुटेशन एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स जो कि आसान नहीं होने वाला है, ये हमें देखना होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ट्रम्प वाउज न्यू टैरिफ्स थ्रेटनिंग ग्लोबल ट्रेड। अब इससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है हमारी इंडस्ट्रीज़ को, मैं आपको बता दूँ। इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोदी गवर्नमेंट है इस टाइम पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका फ़ोकस ऐसा रहा है कि देखिए यूएस के साथ इन्होंने रिलेशंस अच्छे रखे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह के साथ भी रिलेशंस अच्छे थे। बट उस टाइम पे भी जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, उन्होंने कई बार पॉइंट आउट किया था कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैक्स करता है कुछ आइटम्स पे, तो हम भी इंडिया पे टैक्स लगाएँगे। लेकिन इस बार मैं बताऊँ, जो डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आई हैं स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में, ये आई हैं कनाडा के लिए एंड मेक्सिको के लिए एंड चाइना के लिए स्पेसिफिकली। इन्होंने कहा है कि ये इन पर स्पेसिफिकली टैक्स लगाएँगे, अभी इंडिया का नाम इन्होंने नहीं लिया है। सो वी हैव टू सी कि आगे ये कुछ किसी डिफरेंट एस्पेक्ट में इंडिया का नाम लेते हैं या क्या? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने मंडे को प्लेज किए हैं बिग टैरिफ्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कनाडा, मेक्सिको और चाइना। 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके। तो ये भी मैं कहूँगा एक रीज़न है कि इंडिया अभी टॉप 3 में नहीं आता है इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स में। और इन्होंने डिटेल किया है कि किस तरीके से कैंपेन करेंगे जो प्रॉमिस करता है जिसकी वजह से ट्रेड वॉर हो सकता है। ट्रम्प जो ऑफिस लेने वाले हैं जनवरी 20 को, इन्होंने कहा है 25% का टैरिफ लगाएँगे जो भी चीज़ आप यूएस में इंपोर्ट करते हो कनाडा से और मेक्सिको से, ठीक है? जब तक कि वो ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, स्पेसिफिकली फेंटेनिल एंड माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इनका ये कहना है। एंड इन अ मूव दैट वुड अपीयर टू वॉयलेट द फ्री ट्रेड डील, जो फ्री ट्रेड डील हुई है, वो ऑफ कोर्स उसे वॉयलेट करेगा। तो ट्रम्प ने सेपरेटली आउटलाइन किया है 10% टैरिफ एडिशनल ऑन एनी एडिशनल टैरिफ्स, मतलब जो एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं उसके ऊपर 10% और टैरिफ लगेगा इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। एंड ये एंटायरली क्लियर नहीं है कि क्या इसका मतलब हो सकता है चाइना के लिए, जिन्होंने प्रीवियसली प्लेज किया था कि वो चाइना के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेडिंग स्टेटस है उसे वो हटाएंगे, एंड करेंगे और टैरिफ्स लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पर इन एक्सेस ऑफ 60%, मच हायर देन दोज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट टर्म से भी ज्यादा 60% टैक्स लगाएंगे ये। बेसिकली जो इंडिया करता आ रहा है, जो बाहर के इंपोर्ट्स पे टैक्स इतना कर रहा है, यूएस भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है इस टाइम पे। एंड उन्होंने कहा है कि आई विल साइन ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मैं सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करूंगा जो चार्ज करेगा मेक्सिको और कनाडा को 25% टैरिफ सारे प्रोडक्ट्स पे, ऑल प्रोडक्ट्स बोल्ड में लिखा है ये, ठीक है, इनटू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स रिडिकुलस ओपन बॉर्डर्स। यूएस अकाउंट करता है करीब-करीब 83% ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको का 83% एक्सपोर्ट तो यूएस में चला जाता है और 75% जो कनाडा बनाता है, एक्सपोर्ट करता है, वो यूएस में जाता है। तो ये टैरिफ्स हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मेक्सिको और कनाडा की इकोनॉमी के लिए। अब ये सोचो कि आप अगर एक कंपनी हो और आप 80% सामान ना 85% सामान, 85% सामान एक ही कस्टमर को भेजते हो। उस कस्टमर का अगर मूड खराब हो गया, वो कहीं और चला गया, तो आपका 85% रेवेन्यू आप सोच रहे हो कितना खतरे में है। या फिर उसने बोला कि वो अब आपसे इस प्राइस पे नहीं लेगा, तो आपकी पूरी प्रॉफिट और ट्रेड तो एक ही इस पे डिपेंड करता है कंट्री पे। तो ये भी बड़ी गलत चीज़ है। एज़ अ कंट्री अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करो, ना कि एक ही कंट्री को। तो इनका ये कहना है कि ट्रम्प ने जो चीज़ें बोली है ना, इससे इनका एक एग्रीमेंट है, यूएस, मेक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट वॉयलेट हो जाएगा ट्रेड पर, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ होंगी आगे। कनाडा और यूएस ने एट वन पॉइंट सैंक्शंस लगा दिए थे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे ड्यूरिंग रैंकरस टॉक्स दैट इवेंचुअली लेड टू यूएसएमसीए, जिसकी वजह से फिर ये ट्रेड डील हुई यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ट्रम्प ने लेटर एक कन्वर्सेशन किया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau के साथ, जहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया बॉर्डर सिक्योरिटी को और ट्रेड को, और कैंडिस सोर्स ने कहा कि अच्छा डिस्कशन था, विल स्टे इन टच एंड ऑल दैट। अब ये तो पॉलिटिकल चीज़ें देखिए हो रही है, फ़ोन पे तो ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट फ़ोन रखते ही ये 5-10% का टैरिफ और लगा देते हैं। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने वाले हैं एंड इसका असर जो है यूएस इकोनॉमी पे क्या होगा, क्योंकि अगर यूएस में आने वाली हर चीज़ 25% महँगी हो जाती है, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए यूएस के, राइट? तो इतना आसान नहीं है जो चीज़ें लग रही हैं। एंड वी हैव टू सी कि लोग खुश होंगे या नहीं होंगे इससे। चाइना की अगर बात करें तो उन्होंने ट्रम्प ने इल्ज़ाम लगाया है, अक्यूज़ किया है बीजिंग को कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से इल्लिसिट ड्रग्स जो है वो मेक्सिको से यूएस में आ रहा है। एंड जब तक कि आप नहीं रुकते हो, आप स्टॉप नहीं करते हो इन सारी चीज़ों को, हम चाइना से एडिशनल 10% टैरिफ लेंगे, ठीक है? एंड जो एडिशनल टैरिफ है उसके अलावा हम 10% और टैरिफ लेंगे। तो
चाइना के जो एम्बेसी स्पोक्सपर्सन है वॉशिंगटन में, उन्होंने कहा कि चाइना बिलीव करता है कि चाइना और यूएस का जो इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन है, वो दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, दोनों एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ना कि किसी का नुकसान। तो अगर ट्रेड वॉर होता है या टैरिफ वॉर होता है, तो दोनों ही हारेंगे, जीतेगा तो कोई भी नहीं, ऐसा है। तो देखते हैं आगे क्या स्टैंस होता है चाइना का। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और एज़ गवर्नमेंट मल्स infra incentives, it has to examine risks from voltage, transients and surges, charging the EV revolution। यहाँ पे EV revolution की बात हो रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के रोल की क्योंकि EV में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का है दुनिया भर में। और दुनिया भर में हमने देखा जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, आप एआई बोलो, ठीक है? आप बोलो सेमीकंडक्टर चिप्स की, ये एक तरीके से कॉम्पिटिशन हो गया है, जो कंपनीज़ के बीच में नहीं है, अभी कंट्रीज़ के बीच में है। 6G को लेके आपने देखा था कितना कॉम्पिटिशन था, डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगा दिए थे चाइना पर, 6G की जब बात हो रही थी। और वैसे ही जब बात हो रही है ईवीज़ की भी, तो दुनिया आप ये देखिए प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट्स काफ़ी सब्सिडीज़ चला रही है काफ़ी सालों से, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इफ द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन एट ओला's मेगा फैक्ट्री इन 2021 rewrote record books for product development and manufacturing execution and became the first defining moment in India's electric two-wheeler revolution। यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्होंने शुरुआत की है इस आर्टिकल की ओला के मेगा फैक्ट्री से। इनका कहना है अगर जो स्टार्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन का ओला के मेगा फैक्ट्री में जो 2021 में हुआ, इन्होंने कर दिया, रीराइट कर दिया है रिकॉर्ड बुक्स को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन में और ये पहला डिफाइनिंग मोमेंट बना है इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेवोल्यूशन का। ऐसे ही जब रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया अपना ईवी मोटरसाइकिल मिलान में इस महीने, तो ये दूसरा हम कहेंगे एक रिकॉर्ड रहा है जो हम हमेशा मेंशन करेंगे कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन किया और कुछ एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में फोरे करके दिखाया, जिसमें हम ट्रेडिशनली नहीं थे, कन्वेंशनली नहीं थे। और ये दोनों अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइट करते हैं इंडिया की एबिलिटी को ई2डब्ल्यू इंडस्ट्री में कि यहाँ पे हम काफ़ी मैं कहूँगा ऊँचा कद करके खड़ा रह सकते हैं अमंग ग्लोबल पीयर्स और मैं तो कहूँगा ग्लोबल पीयर्स को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो इंडिया के टू व्हीलर मार्केट से। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनीज़ का नाम आप लिख दो कमेंट सेक्शन में। अब देखो इंडिया की कंपनीज़ कितनी आती हैं, टॉप 5 दुनिया की टॉप 5 आप देखो टू व्हीलर कंपनीज़ और उसमें इंडियन कंपनीज़ कितनी है आप शॉक हो जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ ई2डब्ल्यू इंडस्ट्री की और इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री ऐसी नहीं जो स्पोर्ट्स बाइक बना रही है 1000 सीसी, 1500 सीसी। वी आर मेकिंग इट एट स्केल। हम लोग करोड़ों में बेचना चाह रहे हैं। हम 100 करोड़ और 150 करोड़ लोगों को बाइक्स और टू व्हीलर्स बेचना चाहते हैं, ना कि स्पेसिफिकली सुपर रिच 1 लाख लोगों को। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर बात करें तो इंडिया यहाँ पे काफ़ी ग्रो कर चुका है। अगर आप देखेंगे ई2 इंडस्ट्री ग्रोथ परफॉर्मेंस रिमेन्स रोबस्ट। Sales number are up 32% in 3 quarters of current year 24 and every quarter among the last 2 years with two exceptions have been roughly on par and well ahead of the previous quarter। अगर आप E2W इंडस्ट्री की बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री की तो यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा है। सेल्स नंबर 32% ऊपर है पिछले 3 क्वार्टर में। ठीक है एंड हर बार हमें प्रीवियस क्वार्टर से बेटर ग्रोथ देखने को मिल रही है। दिवाली की अगर मैं बात करूं ना इंडिया में टू व्हीलर सेल्स की तो अक्टूबर की अगर आप बात करते हैं तो 89% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रहा है। 75,164 यूनिट से 1,40,000 यूनिट्स हमने ईवीज बेची है और ईवी पेनिट्रेशन अब 6.5% पे आ चुका है। एंड वॉल्यूम ग्रेड जो ग्रोथ है, जो गाड़ियां बिक रही है ना ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो बिक रही है स्कूटर्स। देखिए कार का तो कोई अडॉप्शन ज्यादा हो नहीं रहा कुछ खास, बाइक्स का भी नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली अडॉप्शन हो रहा है स्कूटर का, स्कूटी का, जो टू व्हीलर हमारे स्कूटर्स हैं। मोटरसाइकिल अभी इस पार्टी को जॉइन किए ही नहीं है मैं कहूँगा। ओला जो ऑलमोस्ट 42,000 यूनिट जो है इन्होंने ये किया है बेचा है, ये टॉप पे चल रहे हैं अभी इस टाइम पे कंपैरिज़न में एज़ कंपेयर टू टीवीएस एंड बजाज जो नेक्स्ट 2 पोज़ीशंस पे है, लेकिन ये भी अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स है। तो जो नेसेसरी कंडीशंस है वर्चुअस साइकिल की ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये क्लियरली इन प्लेस है इस टाइम पे। जो-जो चीज़ें नेसेसरी कंडीशंस चाहिए, डिमांड है, लोग हैं खरीदने वाले, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी है, गवर्नमेंट की तरफ से मदद भी है एंड कंपनीज़ को बस एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है एंड उसे बेचना है लोगों को। तो यहाँ पे फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम नाम से गवर्नमेंट की स्कीम रही है काफ़ी पहले जो आई थी। मैं कहूँगा काफ़ी मदद मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को इसी से एंड यहाँ पे लेगेसी प्लेयर्स जो हैं वो भी आ गए हैं ईवी टेक्नोलॉजी में। लेगेसी प्लेयर्स जैसे बजाज, टीवीएस, ये जो पुरानी कंपनीज़ हैं जो आज तक
आप देखेंगे पेट्रोल वाली बाइक्स बेच रही हैं जो 20 साल डेकेड से हैं इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो। चैलेंजेस लेकिन हैं। सबसे पहले तो आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इंडिया में भी बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा काम बाकी है। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को नहीं बोल सकते कि आप बनाओ। क्या बजाज और टीवीएस को बोला जाए कि आप पेट्रोल पंप बनाओ क्योंकि आप बाइक बेच रहे हो, आपकी बाइक चल रही है, तो ये प्रैक्टिकल है? नहीं है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी ये कंपनीज़ पे तो देखिए नहीं छोड़ सकते हम लोग कि आप ओला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, टीवीएस और बजाज बना रही है। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस पे फ़ोकस करें। और एनीथिंग जो रिलाई करती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वहाँ पे रिस्क है वोल्टेज ट्रांजिएंट्स एंड सर्जेस का। ट्रांजिएंट जो होते हैं बड़े छोटे ड्यूरेशन के होते हैं जहाँ पे हायर पीक एम्पलीट्यूड होता है और ना कोई लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं आस-पास या फिर ग्रिड लोडिंग है, इसकी वजह से होता है और सर्ज तब होता है जब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलता है जहाँ लोअर पीक वोल्टेज होता है और करंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ लाइकली द रिजल्ट ऑफ सेम फिनोमेना फिनोमेना का ही रिजल्ट है, जिसमें हम बात कर रहे थे ट्रांजिएंट की, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट होता है, लेकिन ये थोड़ा दूर होता है बेसिकली, थोड़ा इट इट इज़ मच फर्दर अवे। दोनों फिनोमेना जो है पार्टिकुलरली द लैटर ये होता है बिकॉज़ ऑफ स्टेप चेंजेस इन ग्रिड लोडिंग जो बहुत ही कॉमन अकरेंस है इंडिया में। तो यहाँ पे राइटर ने सेगवे किया है। सबसे पहले हमने बात की किस बारे में, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात की हमने कि क्या-क्या चीज़ें हैं और अब हम बात कर रहे हैं रिस्क्स के बारे में, ठीक है? कि क्या-क्या रिस्क्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी। जब इनका ये कहना है कि सबसे पहला रिस्क तो देखिए क्या-क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, रिस्क भी नहीं चैलेंज मैं बोलूँगा। वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा फ़ोकस है। तो इनका ये कहना है कि काफ़ी सारा काम बचा है, एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में, दोनों में क्वालिटेटिव काम चीज़ें भी है और क्वांटिटेटिव भी है। तो सबसे पहले ये क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करती है ना, तो वहाँ पे वोल्टेज ट्रांजिएंट और सर्ज का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है और आप देखते होंगे इंडियन हाउसहोल्ड्स में आप डेली फेस करते होंगे, हम कितना स्टेबलाइज़र भी यूज़ करते हैं अपने घर में, आपने देखा है कितने सारे लोग एंड ये इश्यू हमारे यहाँ हमेशा रहता है। तो इन्होंने कहा है कि हाउएवर क्लीन द ग्रिड इज़ सच हैज़र्ड्स विल अकर ये हैज़र्ड जो हैं ये अकर करते रहेंगे एंड यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन फिनोमेनन हमेशा रहेगा। तो हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट्स की वजह से क्या होता है पिन होल फेलियर हो जाता है इंसुलेशन में, ठीक है? जिसमें टोटल फेलियर हो सकता है, आगे जाके जो भी डिवाइस है उसका। हाई एनर्जी ट्रांजिएंट्स जो है इससे मेजर मेजर इंसुलेशन फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से आर्सिंग होता है आर्किंग होता है, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, जो हम ईवीज़ के केस में देखते हैं। तो देखिए ये क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है एंड समबडी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बड़ी अच्छे से बताएगा। लेकिन हम फोकस करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ट्रांजिएंट और दूसरा सर्ज और दोनों की वजह से होता क्या है? कैसे होता है ये आप गूगल कर सकते हो अगर आपको अच्छे से समझना है, लेकिन होता क्या है इसकी वजह से एक तो डैमेज ये हो सकता है कि आग लग सकती है, ठीक है? और एक हो सकता है कि टोटल फेलियर हो सकता है हमारे सेटअप का। तो जिसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिंग हीटिंग होती है गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक बैटरीज़ है हमारी, माल फंक्शनिंग होती है। तो सिस्टम फेलियर भी इसकी वजह से हो जाता है अगर आप देखोगे। हेडलैम्प से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोलर है, ये सारी चीज़ों पे इसका असर पड़ सकता है और हम देखते हैं ईवीज़ में आग भी लग चुकी है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेगुलेशंस हैं, सर्ज और ट्रांजिएंट इम्यूनिटी के लिए, इससे इम्यून करने के लिए IEC 61045 are a part of those manufactured charging infrastructure in India. तो कंप्लायंस जो अगर आप करोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो आप इंश्योर करोगे कि थ्योरेटिकली जो है ड्यूरेबिलिटी भी रहेगी, रिलायबिलिटी भी रहेगी। लेकिन ज़्यादातर जितने आउटलेट्स हैं ना चार्जिंग वाले इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे आउट ऑफ सर्विस रहते हैं। तो ये मुझ बात मुझे आज पता चली है कि ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कि जो चार्जिंग इंफ्रा सेटअप कर रहा है, अगर ये वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस नहीं फॉलो करता है, तो मेरी कार में भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसमें उसकी गलती से आग लग सकती है, ओवरहीटिंग हो सकती है, पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहा है, वो कहीं कंजूसी ना करे। और इंडिया में हमने देखा है कंप्लायंस वगैरह लोग फॉलो नहीं करते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये देखना होगा कि इनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है या नहीं होती है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स को अवेलेबल किया जाता है या नहीं किया जाता है? क्योंकि ये तो मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है कि ये प्रोसेस क्या है सर्ज का और ट्रांजिएंट्स का, जिसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, आग लग सकती है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, छोटे से बहुत बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सेटअप करते टाइम ये भी देखना होगा कि भई ये सारी चीज़ें फॉलो हो, नहीं तो मुझे भी डर लगेगा और सारे लोगों को भी डर लगेगा अगर वो अपनी ईवी चार्ज करें अचानक से
क्योंकि चार्जिंग स्टेशन वाले ने कुछ कंजूसी की है या धांधली की है जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों में आग लग जा रही है या सिस्टम फेलियर हो जा रहा है हमारा। तो ये एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं इन्होंने जहाँ पे रीसेंट ट्रिप था मैसूर में जहाँ पे मिसएडवेंचर हुआ एंड थैंक्स टू सम डिफेक्ट एटीए फास्ट चार्जिंग स्टेशन ईवी जो है व्हीकल प्रोटेक्शन मोड में चला गया जिससे मैक्सिमम 50 किलोमीटर की रफ्तार पे ही ये चल सकता था और शोइंग एयरबैग एरर्स भी इससे आने लग गए। तो एक तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसअफेक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूट हो टू व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। येस, होगा। अगर चार्जिंग स्टेशन पे आप जा रहे हो और आपकी कार में आग लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप किसको ब्लेम करोगे? आप कंपनी को ब्लेम करोगे जिन्होंने आपको कार बेची है और ईवीज़ आप नहीं लेना चाहोगे। बेसिकली आप ईवी को ही ब्लेम कर दोगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ट्राई करेंगे कि कोरिलेट करें फेलियर पैटर्न को ऑन कंज्यूमर व्हीकल्स विद देयर चार्जिंग हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लोकेशन। लोगों पे ब्लेम किया जाएगा राइट कि आपने सही से चार्ज नहीं किया, ओवर चार्ज किया, फुल होने के बाद भी आप चार्ज कर रहे थे एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे हमें देखना होगा कि हम अफोर्ड कर पाएँ ज़्यादा इम्यूनिटी टू ट्रांजिएंट्स एंड सर्जेस क्योंकि इससे रेपुटेशन काफ़ी खराब होगी एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसके लिए रेपुटेशन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वैसे भी वो काम नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रही है नए-नए इंसेंटिव्स कि क्या-क्या बेनिफिट्स दिए जाएँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन की भी बात हो रही है और यहाँ पे हाइब्रिड इंस्टॉलेशन की बात हो रही है जो आइसोलेट करेगा इंस्टॉलेशंस यूजिंग इनलाइन स्टोरेज सिस्टम्स, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ बट यू कैन रीड ऑन इट मोर ऑन योर ओन। वी कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हैं ऐसे कुछ आर्टिकल्स पे अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो टेक्निकल आर्टिकल्स को भी वी कैन ब्रेक देम डाउन। तो बट यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव चीज़ों का ये जो राइटर है और बहुत अच्छी पॉइंट्स रखी हैं इन्होंने मुझे भी बहुत पसंद आए कि मैं व्हीकल तो खरीद रहा हूँ लेकिन मैं डर के मारे घर पे ही चार्ज करूँगा, मैं लॉन्ग ट्रिप पे नहीं लेके जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जितने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग हैं, ये पैसे इतने खर्च करेंगे, ये प्रॉपर रूल्स सारे फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? जब तक कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट ना हो जाए, बहुत बड़ी पेनल्टीज़ ना हो इनके ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।